हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ऐसे ही आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए, आज का ये जो क्लास है, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट का तीसरा पाठ। हिंदी का तीसरा पाठ इस आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए। सबसे पहला काम, आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्लास अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो अधिक से अधिक छात्र हैं इस क्लास से जुड़ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हाँ, इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। जो आज का क्लास है हिंदी का तीसरा पाठ। कौन सा पाठ है? हिंदी का तीसरा पाठ। ठीक है ना, पहला पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा पाठ भी पढ़ लिया। अब बात करना है तीसरे पाठ। ठीक है ना, तीसरा जो पाठ है, इस पाठ का नाम क्या? पाठ का नाम है कि भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। ये जो है पाठ का नाम है, भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तीसरे पाठ के जो लेखक हैं कौन है? फ्रेडरिक, क्या नाम है याद रखिएगा, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। कौन? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है ना, ये एक बहुत ही बड़े महान साहित्यकार हैं। मैक्स मूलर साहब जो हैं बहुत ही महान साहित्यकार हैं। जर्मन भाषा के, ग्रीक भाषा के और लैटिन भाषा के साथ इन्होंने संस्कृत भी पढ़ा है और संस्कृत में भी निपुण थे। ठीक है ना, मतलब कि संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था, ग्रीक भाषा का भी ज्ञान था और लैटिन भाषा का भी ज्ञान था। ये जर्मन के एक महान साहित्यकार हैं। इनका जन्म जो था जर्मनी में ही हुआ था। तो इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये जो लेखक है ना, लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो लिखा है, पाठ तो हम लोग पढ़ेंगे, पाठ तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उस पाठ को किसने संपादित किया, किसने लिखा, उनके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास करके परीक्षा में इनसे जुड़ी, मतलब कि जो लेखक होता है ना, किसी भी पाठ के, सभी पाठ की बात कर रहे हैं, सभी पाठ के जो लेखक है ना, उनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोगों को थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग पाठ का एक संक्षिप्त रूप से सारांश पढ़ लेंगे। ठीक है, पूरे पाठ के बारे में क्या है, इसलिए कि लाइन बाय लाइन अगर हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग घर से एक बार पढ़ के आइएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा ना, बस यहाँ पर हम आप सबको समझा देंगे और समझाएंगे एकदम पूरे क्लियरिफिकेशन के साथ। ठीक है ना, पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये पाठ किस चीज पे आधारित है, इस पाठ में क्या कहना चाहते हैं लेखक, ये सभी बातें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। तो एक बार थोड़ा पढ़ के आइएगा तो जल्दी समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, तो लेखक कौन है? पहले पाठ का नाम, तीसरा अध्याय है, तीसरा पाठ है, पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत के बारे में, भारत के बारे में जानते हैं आप लोग? क्या जानते हैं आप लोग? भारत की, कह दिया जाए कि भारत के विशेषताओं के बारे में अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो भारत में रह करके भारत की विशेषताओं के बारे में बहुत कम जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये जर्मन के हैं। ठीक है, जर्मन के हैं, ये एक महान साहित्यकार मैक्स मूलर जी, ये भारत के बारे में बता रहे हैं कि भारत की विशेषता क्या है। समझ जाइए। तो इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि भारत एक विश्व स्तर पे भारत का क्या महत्व है। ठीक है ना, भारत की क्या विशेषता है, उसी विशेषता को और भारत के महत्व को इन्होंने इस पाठ में बताया। देखिए इस पाठ के लेखक हैं फ्रेडरिक मैक्स मूलर। फ्रेडरिक मैक्स मूलर हैं। ठीक है, इनका जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म
6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। याद रखिएगा, हम यहाँ पर जो ऐसे घेर देते हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में बनने वाले संभावित प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है। आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में, डेसाउ नामक नगर में या शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम विलहेल्म मुलर था। ठीक है, विलहेल्म मुलर था। इनके पिता का नाम क्या था? विलहेल्म मुलर था। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इनके जगह का नाम पूछा जा सकता है, जन्म स्थान का नाम और इनका जन्म तारीख। ठीक है ना। इसके बाद इनके माता का नाम, माता का नाम, ठीक है ना, माता का नाम क्या था? एडलहेड मुलर था। इनके माता का नाम मैक्स मुलर था। आपके माता का नाम एडलहेड मुलर था। ठीक है ना। मैक्स मुलर जब 4 वर्ष के हुए तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। जब मैक्स मुलर साहब 4 वर्ष के हुए तब ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था। ठीक है ना। कब? 4 वर्ष की उम्र में। मैक्स मुलर साहब के 4 वर्ष की आयु में उनके पिता इस दुनिया से चल बसे थे। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। हालांकि ये सही बात है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी अगर बचपन में ही पिता का हाथ, पिता का जो साया है हट जाए तो फिर उसके पूरे परिवार की जो होती है ना आर्थिक व्यवस्था एकदम खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसी प्रकार मैक्स मुलर साहब की भी यही हाल हुई। उनके परिवार में क्या हुआ? आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ही खराब हो गई उनके पिता के गुजरने के बाद। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर भी मैक्स मुलर की जो है शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, गरीबी के चलते हमने पढ़ाई छोड़ दिया। ये बहुत गलत बात है। ठीक है ना। क्या है? एकदम गलत बात है। ये सोच जो है ना, ऐसी सोच रखने वालों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है कि मेरे पास, मैं गरीब हूँ, गरीबी के चलते मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, आगे की पढ़ाई मैंने बंद कर दिया। क्यों भाई? क्यों? गरीब थे। अब देखिए मैक्स मुलर साहब से कठिन जीवन किसका होगा? ऐसी स्थिति में भी इनकी शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त, मतलब संगीत में ये रुचि रखते थे, म्यूजिक में रुचि रखने वाले थे, तो संगीत के अतिरिक्त ग्रीक, लैटिन में भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। मतलब जब बचपन में क्या थे, ग्रीक भाषा में निपुण हो गए थे, लैटिन भाषा के भी अच्छे खासे जानकार हो गए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बचपन के दिनों में ही उन्होंने लैटिन भाषा में कविताएं भी लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है। कब? बचपन के दिनों में ही इन्होंने क्या किया? कविताएं लिखना शुरू कर दिया लैटिन भाषा में। याद रखिएगा, 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। ठीक है ना। किस विश्वविद्यालय में? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। लिपजिंग जो है जर्मनी का एक विश्वविद्यालय है। ठीक है। लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया। अगर पूछा जाए कि मैक्स मुलर साहब ने संस्कृत का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से किया था। संस्कृत का अध्ययन लिपजिंग विश्वविद्यालय से मैक्स मुलर साहब ने किया था। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अंततः मतलब कि अंत में क्या हुआ? फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी का मृत्यु हो गया, निधन हो गया। कब? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया। याद रखिएगा कितने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बने हैं। जन्म, मैक्स मुलर साहब का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आधुनिक मतलब अभी का जो नाम देखा जाए तो जर्मनी में डेसाउ नामक नगर में हुआ था। ठीक है। कहाँ पे? डेसाउ नामक नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था, इनके माता का नाम एडलहेड मुलर था। ठीक है ना। ये किस किस भाषा के जानकार थे? लैटिन भाषा के जानकार थे, ग्रीक भाषा के जानकार थे और संस्कृत भाषा के भी जानकार थे। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि मैक्स मुलर साहब ने संस्कृत का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था?
तो मैक्स मुलर साहब ने संस्कृत का अध्ययन जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय से किया था, ठीक है ना। उन्होंने बचपन से ही लैटिन भाषा में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। जब मैक्स मुलर साहब 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। फिर भी उनकी जो है शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई और ये एक अच्छे और महान साहित्यकार बने आगे चल करके, ठीक है। ये शॉर्टकट में ये इनका पूरा जीवन परिचय रहा, ठीक है। याद हो गया होगा आप लोग को, ऐसे ही याद हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं पाठ की तरफ बढ़ते हैं कि इस पाठ में इन्होंने क्या बताया है, क्या ये कहना चाह रहे हैं भारत के बारे में, भारत के किन विशेषताओं पर जोर दिया गया है, भारत का महत्व इनकी दृष्टि में कैसा है, इनकी नजर में भारत का महत्व कैसा है। तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए भारत से हम क्या सीखें, वही बात है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। रचनाएं इनकी देख लेते हैं पहले। रचनाएं इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, अगर साहित्यकार हैं तो कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की है। 1841 ईस्वी में इन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया, ठीक है। 1841 ईस्वी में इन्होंने हितोपदेश, यहाँ पर देख रहे हैं हितोपदेश का फिगर दिया गया है। हितोपदेश अपने सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ है। तो हितोपदेश का इन्होंने क्या किया, जर्मन भाषा में, किस भाषा में, जर्मन भाषा में, हितोपदेश का जर्मन भाषा में 1841 ईस्वी में अनुवाद प्रकाशित करवाया। किसका, अब बताइए कि अपना जो हितोपदेश जो ग्रंथ है ना, इसको जर्मनी में भी लोग पढ़ते हैं और जर्मनी में अनुवाद करके इन्होंने 1841 ईस्वी में वहां पर प्रकाशित करवाया, ठीक है। ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। कठ और केन, कठोपनिषद, संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ा है कठोपनिषद, तो वही कठ उपनिषद और केन उपनिषद आदि उपन्यासों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। कठ और केन जैसे उपन्यास जो हैं उसका भी जर्मन भाषा में उन्होंने अनुवाद किया और प्रकाशित करवाया। मेघदूत महाकाव्य, मेघदूत महाकाव्य का भी जर्मन पद्य में अनुवाद का यश का भी काम किया। जो मेघदूत है ना, मेघदूत अपने जो सनातन धर्म की जो है भारत की एक महान पुस्तक है मेघदूत, और मेघदूत क्या है, महाकाव्य है, ठीक है। मेघदूत किस रूप में है, महाकाव्य है, और इसी का अनुवाद किया था मैक्स मुलर साहब ने, किस रूप में, पद्य रूप में, ठीक है। पद्य मतलब कविता के रूप में या दोहा के रूप में भी हो सकता है। तो पद्य के रूप में जर्मन भाषा में अनुवाद किया था और कह रहा है कि अनुवाद कर यश का भी काम किया, मतलब पुण्य का काम किया, इन्होंने पुण्य का काम किया, ताकि जो हितोपदेश में अच्छी बातें लिखी गई हैं, कठ और केन उपन्यास में अच्छी बातें लिखी गई हैं, मेघदूत नामक महाकाव्य में अच्छी बातें लिखी गई हैं, उन अच्छी बातों को ये क्या किए, अनुवाद करके जर्मन भाषा में अनुवाद करके वहां के लोगों तक पहुंचाया। ये यश का काम नहीं है तो फिर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का सारांश अब हम लोग देख लेते हैं कि पाठ में क्या कहने वाले हैं। पाठ में खास करके ये जो चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है कि भारत से हम क्या सीखें, इससे ही पता चल रहा है कि ये भारत की विशेषताओं के बारे में बातचीत करने वाले हैं, भारत के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि भारत का महत्व वैश्विक स्तर पर मतलब विश्व स्तर पर क्या है। देखिए प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखें महान चिंतक एवं साहित्यकार मैक्स मुलर द्वारा लिखित है। किसके द्वारा है, मैक्स मुलर द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेखक का मानना है, लेखक कौन है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ठीक है ना। लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। कहने का मतलब है कि भारत सभी संसाधनों से परिपूर्ण है, सर्वविध सभी विधाओं से परिपूर्ण है, सभी संसाधनों से परिपूर्ण है, प्राकृतिक सौंदर्यता से भी। सौंदर्यता का मतलब होता है सुंदरता। भारत में ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि प्राकृतिक रूप से सौंदर्य हैं, प्राकृतिक रूप से सुंदर हैं और ये भगवान की देन है, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से सौंदर्य से
संपूर्ण है, परिपूर्ण है और सर्वविध संपदा है, सर्वविध संपन्न है। भूतल पर मतलब कि धरती पर, भूतल मतलब होता है धरती, ठीक है। भूतल पर स्वर्ग की जो छटा है यही देखने को मिलती है। स्वर्ग की छटा मतलब स्वर्ग का अगर रूप देखा जाए तो भारत में ही देखने को मिलती है, यहीं की धरती पर देखने को मिलती है, ठीक है। अगर भारत में आप हैं, ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम लोगों का जो जन्म हुआ अपने भारत देश में हुआ, ठीक है। अब भारत के आगे स्वर्ग भी कुछ नहीं है, ठीक है। स्वर्ग से भी सुंदर है अपना देश। प्लेटो तथा कास्ट, प्लेटो और कास्ट क्या है? महान दार्शनिक है, ठीक है ना। महान दार्शनिकों के नाम है ये प्लेटो और कास्ट, याद रखिएगा। प्लेटो तथा कास्ट जैसे दार्शनिकों ने भारत के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया है। सहर्ष मतलब होता है खुशी खुशी, सहर्ष मतलब खुशी खुशी स्वीकार किया है। इन लोगों ने भी माना है, इन लोगों ने भी क्या माना है कि भारत का महत्व है, ठीक है। यूनानी, रोमन तथा सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले यूरोपियनों के विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य से ही मिला है, भारतीय साहित्य में ही मिला है, ठीक है ना। कह रहा है कि जो यूनानी है, रोमन तथा सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में सदा अवगाहन करने वाले, सदा उनकी ही बड़ाई करने वाले यूरोपियनों के विश्वव्यापी, विश्व स्तर पर संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान कहां से मिला है? भारतीय साहित्य में ही मिला है। लेखक मैक्स मुलर जी ये कहना चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े ना, कोई दिक्कत है आप लोगों को? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम आप लोग कहानी की तरफ समझ जाओगे। अगर परीक्षा में आ जाएगा तो एकदम आसानी से लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार, लेखक कौन है याद रखिएगा? मैक्स मुलर साहब। तो लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांवों में ही संभव है। याद रखिएगा ये वाला जो लाइन है ना, सच्चे भारत का दर्शन गांवों में ही संभव है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सच्चे भारत का दर्शन गांवों में ही संभव है, किसने कहा? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी ने कहा था कि जो सच्चे भारत का दर्शन अगर करना है तो आप गांव में चले जाओ, ठीक है। सच्चे भारत के दर्शन कहां पे होगी? गांव में चले जाओ, वही सच्चे भारत हैं। सच्चे भारत का दर्शन वहां पर होगा, न कि कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में है। यहाँ प्राकृतिक सुषमा है, खनिज भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि रही है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है तो आप गांवों में चले जाइए, गांवों में सच्चे भारत का दर्शन होगा। ना कि आप कोलकाता में जाइए, मुंबई में जाइए, दिल्ली में जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइएगा तो वहां पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े टावर्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े मॉल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है तो आप गाँव में चले जाइए, लहलहाते हरे भरे खेत देखने को मिलेंगे और एक से बढ़कर एक व्यक्ति, अच्छे विचारधारा वाले व्यक्ति देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है ना। और यहाँ प्राकृतिक सुषमा है, सुषमा का मतलब सुंदरता होता है, सुषमा का मतलब क्या होता है? सुंदरता, सौंदर्य, ठीक है ना। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता है, प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ कोई बनावटी सुंदरता नहीं है। हैं आजकल की महिलाएं, लड़कियां क्या करती हैं? मेकअप पोत लेती हैं, मेकअप पोत के बहुत सुंदर दिखती हैं, तो वो क्या है? वो कृत्रिम सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता नहीं है। उसी तरह अगर बात की जाए तो भारत में प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ पर बनावटी सुंदरता नहीं है, प्रकृति की ही देन है, भगवान की देन है कि यहाँ पर इतनी सुंदरता है, इतनी सौंदर्यता है। भारत में खनिज भूमि भी है, भारत में खनिज भूमि है और अच्छे अच्छे ऋषि महर्षियों का, सनातनियों का, ठीक है, संतों का ये जन्म भूमि भी रही है और कर्म भूमि भी रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत की जो भूमि है ना, यहाँ पर एक से बढ़कर एक विद्वान, साधु, संत, तपस्वी, मुनि सब लोग यहाँ पर जन्म ले चुके हैं और इनकी यह कर्म भूमि भी रही है, अच्छे अच्छे कर्म भी यहाँ पर किए हुए हैं। जैसे महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं महान तपस्वी जो कि भारत में जन्म लिए हैं। राम को देख लीजिए, कृष्ण को देख लीजिए, सभी कहाँ पे पैदा हुए थे? भारत में पैदा हुए। तो भारत को एक पुण्य भूमि भी कहा जा सकता है।
भारत के अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। जो विदेशी सिक्के हैं ना, उनका विपुल मतलब कि बहुत बड़ा भंडार था। कहाँ पे? भारत में। ठीक है ना, विपुल भंडार था। ईरानी, केरियन, केरियन नहीं होगा, कोरियन होगा। ईरानी, कोरियन, थ्रेशियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेलियन, शकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में मिले थे। देख लीजिए कितने देशों के नाम, कितने देशों के नाम है। और उस देश के सिक्के कहाँ मिलते थे? भारत में मिलते थे, और प्रचुर मात्रा में मिलते थे, मतलब बहुत भंडार था यहाँ पर। छैवत विज्ञान, छैवत विज्ञान ये गलत है, ठीक है ना, छैवत विज्ञान नहीं होगा, द्वैत विज्ञान होगा। ठीक है ना, द्वैत विज्ञान हम कहें या दैत्य विज्ञान कहें। ठीक है ना, दैत्य विज्ञान जो है, दैत्य विज्ञान कहावतों, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, कहावतों कथाओं का महासागर रूप भारत में देखने को मिलता है। यहाँ पर भारत में बहुत सारे कथाएं हैं, कथाएं इतनी है एक महासागर के रूप में देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर अच्छी अच्छी कहावतें भी है। हम लोगों ने सुना है, अब आप लोग गांव में जाइएगा तो ज्यादातर लोग कहावतें, कहानियां, कथाएं आदि कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ मिलता है? ये सब सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। शब्द निर्माण और बृहद शब्द भंडार भी भारत के पास चिरकाल से व्याहत है। ठीक है ना, शब्द निर्माण, जो नए नए शब्दों का निर्माण होते हैं, और बृहद शब्द मतलब एक से एक भारी भारी शब्द जो हैं, ऐसे ऐसे शब्द जिसको दुनिया नहीं जानती है, वैसे भी शब्द जो हैं कहाँ पे मिलते हैं? भारत में मिलते हैं, और भारत में उत्पन्न हुए हैं वैसे शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि शास्त्र, धर्म शास्त्र और राजनीति शास्त्र की जड़ें भी भारत में ही हैं। भारत में किसकी जड़ें हैं? राजनीति शास्त्र की जड़ कहाँ है? भारत में है। धर्म शास्त्र की जड़ कहाँ है? भारत में है। विधि शास्त्र का जड़ कहाँ है? भारत में है। इस तीनों जो शास्त्र है, तीनों शास्त्रों का उद्गम स्थान भारत है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना भारत का कितना महत्व है। जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, उस देश की कितनी विशेषताएं हैं, कितना महत्व है। ये तो हमें गर्व होना चाहिए इस भारत के वासी होने का। भारतीय वांग्य, वांग्य का मतलब हम बताए थे, वांग्य का मतलब होता है साहित्य। ठीक है, वांग्य का मतलब होता है साहित्य। तो भारतीय साहित्य और संस्कृत की महासागर को सभी विदेशी स्वीकार करते हैं। संस्कृत का संबंध लैटिन से भी है। संस्कृत का संबंध किससे है? लैटिन भाषा से। लैटिन एक भाषा है, तो लैटिन भाषा से भी है। इस प्रकार अगर हम कहें तो संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है, मतलब एक ही स्थान से निकली हुई है। कौन कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा और संस्कृत भाषा। हिंदू, ग्रीक आदि जातियों में भी अनेकता के बावजूद एकता के बीज छुपे हुए हैं। हम लोगों के देश में क्या है? अनेकता में भी एकता है। मतलब अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं, अनेक समुदायों के लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो उनके दिल में एक ही चीज है, अपने देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र प्रेम है। ठीक है ना, उनके दिल में हिंदुस्तान है। तो अलग अलग धर्म के होने के बावजूद, अलग अलग जाति होने के बावजूद, अलग अलग समुदाय होने के बावजूद सब में एकता है, और सभी वे अपने देश के विकास के बारे में सोचते हैं, अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। ये एकता देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में अनेकता में भी एकता है। ठीक है ना, चलिए, भारत विधा, योग, धर्म, दर्शन का उद्गम स्थल है। भारत विद्या का भी है, योग, धर्म, दर्शन का भी है, ये उद्गम स्थल है। मतलब धर्म दर्शन कहाँ से उत्पन्न हुए? भारत से उत्पन्न हुए। विद्या सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुई थी? भारत से ही। भारत से महान महान शिक्षक विदेशों में जाते थे पढ़ाने के लिए, या फिर विदेश के जो पढ़ने वाले थे वो भारत में आकर के पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक थे, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी थे भारत में। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से आलोकित किया था। महात्मा बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना है ना? महात्मा बुद्ध कहाँ के थे? भारत के थे। और उन्होंने एक विश्व स्तर पर पूरे विश्व में अपने विचार से क्या किया? आलोकित किया था। उनका जो विचार है, उनका गुणगान पूरे विश्व में होता है।
है ना, पूरे विश्व में उनका नाम लिया जाता है। वे एक अच्छे विचारक थे। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत भ्रमण आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति हैं जो भारतीय सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, या ज्ञान विज्ञान के बारे में, प्राकृतिक सुंदरता के बारे में, या फिर भाषा और साहित्य के बारे में अगर रुचि रखते हैं तो उन्हें भारत का भ्रमण मतलब भारत में आना या घूमना आवश्यक है। अगर इन सब में रुचि रखते हैं तो आप भारत आइए और भारत में ये देखिए कि ये सब जितने चीजें हैं ना सभी मौजूद हैं भारत में। तो भारत भ्रमण आवश्यक है इन सब में रुचि रखने वालों के लिए। वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भिजवा दिया। हेस्टिंग्स जब था, वारेन हेस्टिंग्स भारत का जनरल था, उसी समय ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जो 172 दारिश नामक सोना के घड़ा मिला था, सोने के सिक्कों का जो घड़ा मिला था, किसके शासनकाल में मिला था? तो किसके शासनकाल में मिला था? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में मिला था। और उन्होंने क्या किया? अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक के पास भेज दिया उस घड़े को। अब क्या हुआ? कंपनी के निदेशक ने उस सोने के सिक्कों का महत्व को नहीं समझा। उसने समझा कि ये कोई तुच्छ चीज है, उसके महत्व को नहीं समझा कि ये सोने का सिक्का है क्या, ठीक है ना। उसको क्या किया? उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। क्या किया? गला दिया, सबको गला दिया। मतलब उसको पता ही नहीं था कि ये क्या चीज है, ये एक दुर्लभ चीज है। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। और जब वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटे तब इन्हें पता चलता है कि उस सिक्कों को उन्होंने क्या किया? गला दिया, ठीक है। उसके महत्व को वो नहीं समझे और गला दिए। तब इनको बहुत अफसोस हुआ। वारेन हेस्टिंग्स को इस दुर्घटना से बहुत अफसोस हुआ था, ठीक है ना। अब है कि कंपनी के निदेशक ने उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ ही नहीं पाया और अनायास ही मतलब अचानक ही यह दुर्घटना घट गई। कौन सी दुर्घटना घटी? कि वारेन हेस्टिंग्स ने जो घड़ा भेजा था 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से जो घड़ा था, उसको भेजा था कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक के पास। और वो इस सिक्कों का महत्व नहीं समझ पाए और उसको गला दिया, नष्ट कर दिया। और इस बात का जब पता चला हेस्टिंग्स को तो इन्हें बहुत ही अफसोस हुआ। उसी को एक दुर्घटना के रूप में देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स उन सिक्कों के महत्ता, ऐतिहासिकता को समझते थे। वारेन हेस्टिंग्स जो थे उस सिक्कों की महत्व को समझते थे, उनके ऐतिहासिक महत्व को समझते थे, ठीक है ना। ऐतिहासिक महत्व को समझते थे। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वारेन हेस्टिंग्स क्या करते जब उसको नष्ट कर दिया गया? तो कंपनी के निदेशक की नासमझी पर वारेन हेस्टिंग्स दुखित थे। अंत में लेखक अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए, अब यहाँ पर बात आता है लेखक का। अंत में लेखक कौन? फ्रेडरिक मैक्समुलर ने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए कहता है कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य संपन्नता को जानने के लिए अभी न जाने कितने स्व प्रदर्शियों की आवश्यकता है। अभी इतना कुछ जानते हुए भी फ्रेडरिक मैक्समुलर कह रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ जानना है भारत में। अभी भारत को समझने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य को समझने के लिए अभी बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। इतना जल्दी भारत को कोई नहीं समझ सकता है, बहुत समय लगता है समझने के लिए। आप भारत में आइए, घूमिए, देखिए, समझिए, आपका 1 या 7 जन्म निकल जाएगा भारत को समझने के लिए। इतना महत्व है भारत का। सर जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी, ठीक है, जगमगा रही थी। तथा अरब सागर के शीतल मंद हवा, मतलब शीतल मतलब होता है ठंडी और मंद मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे
धीरे, मंद मतलब धीरे धीरे, हवा के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ठीक है, इस प्रकार सर विलियम ने कलकत्ता पहुंचने के बाद, इस प्रकार सर विलियम ने कलकत्ता पहुंचने के बाद पूर्वी देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। इससे सीखते हुए, भारत की विशेषताओं से सीखते हुए जो विलियम थे, सर विलियम कहाँ पे आए थे? कोलकाता में आए थे। और कोलकाता आने के बाद पूर्वी देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। ठीक है, किससे सीख लेते हुए? भारत की विशेषताओं से सीख लेते हुए। फिर भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदानों में अब तक उनकी खोज के लिए भी कुछ शेष नहीं है। वे निराश होते थे कि गंगा और सिंधु की जो घाटी है ना, वहां पर अभी खोज के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो ये आज का ये जो पाठ है, आज का ये तीसरा पाठ हिंदी का, यहीं पे होता है समाप्त। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, उम्मीद तो यही करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कुछ आप सबको दिक्कत आ रहा हो तो आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगले क्लास में एक अगले चैप्टर के साथ, अगले पार्ट के साथ। तब तक आप सब हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।